डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन फिजिक्स क्लास। पिछले भाग में आपने जाना कि बैतुत आवेश क्या है और बैतुत आवेश की आधुनिक अवधारणा क्या है। इस भाग में हम जानेंगे कि बैतुत आवेश के गुण क्या है। बैतुत आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बैतुत आवेश का प्रथम और महत्वपूर्ण गुण है कि बैतुत आवेश द्रव्य का मूल तथा आंतरिक गुण है। मूल गुण से क्या तात्पर्य होता है? मूल गुण का अर्थ यह होता है कि बैतुत आवेश सदैव द्रव्य से संबद्ध होता है, अर्थात आवेश सदैव द्रव्यमान से संबद्ध होता है। बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश भी होता है और इसका आणविक मान -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जहां ऋण का तात्पर्य कि इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित मूल कण है। इसी प्रकार प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान होता है और इसका आवेश भी होता है ठीक इलेक्ट्रॉन के बराबर, परंतु धनात्मक प्रकृति का। इसी प्रकार से पॉजिट्रॉन भी एक मूल कण है जो नाभिकीय परिघटनाओं में उत्तरदायी है। पॉजिट्रॉन का विराम द्रव्यमान ठीक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण भी कहा जाता है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका आवेश ठीक इलेक्ट्रॉन के बराबर, परंतु प्रकृति में विपरीत अर्थात धनात्मक होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जब किसी कण का विराम द्रव्यमान होता है तो आवेश हो सकता है, लेकिन यदि कण का विराम द्रव्यमान शून्य है तो आवेश निश्चित रूप से शून्य होगा, अर्थात रेस्ट मास अगर 0 है तो चार्ज डेफिनेटली 0 होगा। जैसे फोटॉन का मास 0 होता है, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन 0 होता है, तो फोटॉन का आवेश भी 0 होता है। और यह आवश्यक नहीं है कि अगर कोई कण मास पार्टिकल है तो जरूरी नहीं कि उस पर चार्ज भी हो। जैसे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर आवेश शून्य होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किसी कण का द्रव्यमान होने पर यह जरूरी नहीं है कि उसका आवेश भी, लेकिन आवेश सदैव द्रव्यमान से संबद्ध होता है। बैतुत आवेश का अगला महत्वपूर्ण गुण है कि किसी भी निकाय के धनावेशित या ऋणावेशित होने का अर्थ होता है निकाय पर इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता। यदि किसी वस्तु या निकाय पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो हम निकाय को धनावेशित मानते हैं, जबकि यदि किसी निकाय पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो हम वस्तु को ऋणावेशित मानते हैं। इस प्रकार किसी भी निकाय या वस्तु के धनावेशित या ऋणावेशित होने का सीधा अर्थ है कि निकाय पर या तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी अथवा निकाय पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। इस प्रकार आवेशन के लिए परमाणु का इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी चर्चा पहले भी की जा चुकी है। आवेश का अगला गुण है कि किसी भी निकाय पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर देने पर हमें उस निकाय पर उपस्थित आवेश ज्ञात हो जाता है। और बैतुत आवेश एक व्युत्पन्न अदिश भौतिक राशि है। इसका एसआई मात्रक एम्पीयर सेकेंड या कूलम होता है और
इसका विमीय सूत्र AT होता है। वैद्युत आवेश का अगला महत्वपूर्ण गुण है कि वैद्युत आवेश एक दूसरे पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आरोपित करते हैं। यदि सजातीय आवेश हो तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, अर्थात यदि दोनों आवेशों की प्रकृति समान हो, जैसे कि यह धनावेशित कण है, तो धनावेशित कणों के बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। बल सदिश को प्रदर्शित करने के लिए जिस कण पर बल लग रहा है, हमें बल सदिश की पूंछ या टेल उस कण पर दिखाते हैं और एरो बल की दिशा को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर ये दोनों आवेशित कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यह कण इस पर बाहर की ओर प्रतिकर्षण बल और यह कण इसको बाहर की ओर प्रतिकर्षण बल लगा रहा है और बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है। इसी प्रकार जब दो ऋणावेशित कण होते हैं तो इनके बीच भी वैद्युत प्रतिकर्षण बल धनावेशों की भांति ही कार्य करता है और ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विजातीय अर्थात विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात धनावेश ऋणावेश आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर धनावेशित कण पर लगने वाला बल F और ऋणावेशित कण पर लगने वाला बल F है, जो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। वैद्युत आवेश का अगला गुण कि किसी सुचालक वस्तु को दिया गया आवेश उसके पूरे पृष्ठ पर फैल जाता है, जबकि जब कोई आवेश किसी कुचालक पदार्थ या परावैद्युत पदार्थ को दिया जाता है तो वह उसके सीमित भाग पर होता है अथवा उसके पूरे आयतन में वितरित हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखें, जब हम किसी मेटल स्फीयर को चार्ज Q देते हैं तो यह चार्ज इसके पूरे पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, जबकि कुचालक पदार्थ आवेशित होने पर इसका आवेश इसके केवल सीमित भाग पर ही सीमित रहता है। जैसे यहाँ पर जब हम प्लास्टिक पेन को अपने सूखे बालों से रगड़ते हैं तो प्लास्टिक पेन या प्लास्टिक की छड़ ऋणावेशित और हमारे बाल धनावेशित होते हैं। इस स्थिति में यह आवेश केवल और केवल छोटे से इतने से भागों में केवल यह आवेश वितरित है, जबकि इतना भाग अभी भी अनावेशित है। यह भाग अभी भी अनावेशित है और इधर का भाग आवेशित है, अर्थात कुचालक पदार्थों की स्थिति में जब आवेश प्राप्त होता है तो वह आवेश केवल सीमित भाग में ही वितरित हो पाता है। इसी प्रकार से जब रेशम के कपड़े से हम कांच की छड़ को रगड़ते हैं तब भी सीमित भाग में ही आवेश का वितरण होता है, शेष भाग अनावेशित रह जाता है। या तो दूसरी परिस्थिति यह हो सकती है कि आवेश की पर्याप्त मात्रा हो तो किसी कुचालक गोले को दिया गया आवेश उसके पूरे आयतन में वितरित हो जाए। यह सुचालक और कुचालक पदार्थों पर आवेशों के वितरण का महत्वपूर्ण अभिलक्षण है। एक और बात यहाँ ध्यान देने की है कि जैसा कि बताया गया था कि जब हम प्लास्टिक पेनों को अपने बाल से रगड़ते हैं तो प्लास्टिक पेन पर ऋणावेश आता है और हमारे बालों पर धनावेश आता है। यदि इसी प्लास्टिक पेन या प्लास्टिक की छड़ के स्थान पर हम किसी धातु की छड़ को लेकर के अपने बालों से रगड़े तो वे आवेश हमारे हाथों से होकर के पृथ्वी को चले जाते हैं, जिसके कारण वे छड़ें आवेशित नहीं होती। वैद्युत आवेश का एक महत्वपूर्ण गुण है कि वैद्युत आवेश योज्य होता है। इसे हम लॉ ऑफ एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहते हैं, अर्थात किसी भी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश उसके सभी अवयवों के आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है।
बीजगणितीय योग का अर्थ होता है कि आवेशों को चिन्ह सहित जोड़ा जाएगा। जैसे कि यदि किसी निकाय पर Q1, Q2, -Q3, Q4 आवेश हैं तो कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस -Q3 प्लस Q4 प्लस इसी प्रकार अन्य जोड़े जाएंगे। और हम इस योज्यता नियम को समझने के लिए देखें कि जैसे हमें हीलियम परमाणु पर कुल आवेश पता करना है तो हीलियम परमाणु का कुल आवेश ज्ञात करने के लिए हमें हीलियम परमाणु के 2 प्रोटॉनों का आवेश 2e और 2 इलेक्ट्रॉनों का आवेश -2e, 2 प्रोटॉनों का आवेश 2 इलेक्ट्रॉनों का आवेश, और इसमें न्यूट्रॉन भी होते हैं परंतु वे उदासीन होते हैं, अतः कुल आवेश 0 होगा। इसी प्रकार क्लोराइड आयन पर कुल आवेश, तो क्लोराइड आयन पर कुल आवेश ज्ञात करने के लिए हमें जानना होगा कि क्लोराइड नाभिक में 17 प्रोटॉन होते हैं और इसके कोश में कुल 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम जब इसे जोड़ेंगे योज्यता नियम से तो कुल आवेश की मात्रा -e होगा। इसी प्रकार यदि किसी गोले पर 10 कूलाम 10 माइक्रोकूलाम आवेश पहले से हो, इस पर 10 माइक्रोकूलाम धनावेश पहले से हो, तो यदि इसे हम -6 माइक्रोकूलाम चार्ज और दे दें तो हमें अब कुल आवेश प्राप्त होगा 10 माइक्रोकूलाम प्लस -6 माइक्रोकूलाम अर्थात 4 माइक्रोकूलाम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज का कि वैद्युत आवेश निश्चल होता है, इनवेरिएंट होता है। इसका अर्थ है कि कोई आवेशित कण चाहे स्थिर हो या गतिशील हो, उसके आवेश का परिमाण नियत रहता है। वैद्युत आवेश के निश्चल होने का एक और अर्थ है कि यदि कोई आवेश यदि गतिशील है और प्रेक्षक स्थिर है तो भी Q का मान वही होगा, और यदि आवेश स्थिर है और प्रेक्षक गतिशील है तो भी Q का मान वही होगा। अर्थात प्रेक्षक अथवा आवेशित कण की गति का आवेश पर कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए वैद्युत आवेश को निश्चल माना जाता है या इनवेरिएंट कहा जाता है। अर्थात यह स्थिर और गतिशील अवस्थाओं में इसका आंकिक मान समान होता है। वैद्युत आवेश के बारे में अगला तथ्य है इसके गुण के बारे में। मूल आवेश फंडामेंटल चार्ज वह न्यूनतम आवेश है जो मुक्त रूप से संभव है। अब मुक्त रूप से क्या अर्थ है? अर्थात जिसे हम मुक्त अवस्था में प्रायोगिक रूप से प्राप्त कर सकें। तो मुक्त रूप से ऐसे आवेशित कण हमें इलेक्ट्रॉन सुगमता से प्राप्त होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का आंकिक मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। आवेश का अगला प्रमुख अभिलक्षण है कि वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता होती है। आवेश की क्वांटीकरण या परमाणुकता होती है, जिसे लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज भी कहते हैं। अब आवेश की परमाणुकता नियम क्या है? किसी भी निकाय पर उपस्थित आवेश सदैव मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी भी निकाय पर उपस्थित आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात गणितीय रूप से Q बराबर
प्लस माइनस एन ई, जहाँ प्लस माइनस यह व्यक्त करता है कि आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक, तथा एन स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जहाँ एन का मान सदैव पूर्णांक संख्याओं में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार अन्य पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं, और ई को इलेक्ट्रॉन का आवेश कहा जाता है। वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण का प्रमाण हमें मिलिकान प्रयोग से प्राप्त होता है। मिलिकान प्रयोग द्वारा यह देखा गया है कि वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण होता है और किसी भी निकाय पर उपस्थित आवेश सदैव मूल आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी भी निकाय पर आवेश या तो ई होगा, 2e होगा, 3e होगा या अन्य आवेश होंगे, लेकिन 1.5e, 2/3e, 3/2e जैसे चाहे जो आवेश नहीं हो सकते। यह आवेश पूर्ण गुणज नहीं है, यह भिन्नात्मक संख्याओं के रूप में है, अतः ये चार्जेज इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है, जबकि ये पॉसिबल है। किसी भी निकाय पर जब भी आवेश होगा तो वह इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज ही होगा, भिन्नात्मक या इस तरह से स्वैच्छिक रूप से कुछ भी नहीं हो सकता। यही वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण नियम है। ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान धनावेशित वस्तु के द्रव्यमान से अधिक होता है। यह भी एक आवेश के संबंध में गुण है। यदि दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान समान हो और ये अनावेशित हो और इनके द्रव्यमान समान हो, ए का द्रव्यमान ma, बी का द्रव्यमान mb, तो यदि हम वस्तु ए से वस्तु बी में n इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित कर दें, यदि हम वस्तु ए से बी में n इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित कर दें तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा होगी यानी अब इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण होने से इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, वस्तु बी पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, जबकि वस्तु ए पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी अर्थात यह धनावेशित होगा और इस पर धनावेश की मात्रा ठीक इसके ऋणावेश के बराबर होगा। अब आवेश की मात्रा दोनों के लिए इस पर आवेश प्लस n और ऋणावेशित वस्तु पर आवेश माइनस n होगा, परंतु mb और इसका द्रव्यमान ma' अब वस्तु ए से चूंकि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण वस्तु बी में हो चुका है तो ऐसी स्थिति में इसका द्रव्यमान सैद्धांतिक दृष्टि से थोड़ा कम और वस्तु बी का द्रव्यमान सैद्धांतिक दृष्टि से थोड़ा अधिक हो जाएगा। यहाँ पर स्थानांतरित द्रव्यमान या द्रव्यमान की बढ़ोतरी ए के लिए कमी और बी के लिए बढ़ोतरी का मान अगर हम डेल्टा एम कहें तो यह डेल्टा एम n इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के बराबर होगा। n इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा अर्थात n गुणे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह इतना द्रव्यमान ही ट्रांसफर होगा। हम कह सकते हैं कि वस्तु ए का द्रव्यमान इतना कम हो जाएगा और वस्तु बी का द्रव्यमान इतना अधिक हो जाएगा। वैद्युत आवेश का एक प्रमुख लक्षण है कि वैद्युत आवेश
सदैव संरक्षित होता है, अर्थात आवेशों के लिए आवेश का संरक्षण नियम लागू होता है। आवेश का संरक्षण नियम, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि किसी विलगत निकाय का कुल आवेश सदैव स्थिर होता है और आवेश को केवल एक निकाय से दूसरे निकाय में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि आवेश ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, बल्कि एक निकाय से दूसरे निकाय में स्थानांतरित हो सकता है, अर्थात किसी विलगत निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित होता है। यदि पूरे विश्व को हम एक यूनिटी मान लें तो पूरे विश्व अर्थात यूनिवर्स का कुल आवेश नियत है। आवेश संरक्षण नियम को हम अनेक उदाहरणों में देख सकते हैं। जैसे दैनिक जीवन में हम सिल्क के कपड़े से ग्लास की छड़ को रगड़े तो कांच की छड़ पर धनावेश सिल्क के कपड़े के ऋणावेश के ठीक बराबर होता है। और यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 4 इकाई धनावेश और 4 इकाई ऋणावेश सिल्क के कपड़ों पर दिखाया गया है। इसी प्रकार से हम आवेश संरक्षण नियम को और भी देख सकते हैं। युग विनाश की घटना में भी वैद्युत आवेश संरक्षण नियम लागू होता है। युग विनाश की परिघटना में जब एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन के संपर्क में आता है तो यह एक पॉजिट्रोनियम संरचना बनाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। यह संरचना अस्थायी होती है, इसे पॉजिट्रोनियम स्ट्रक्चर कहते हैं और यह स्ट्रक्चर 10⁸ सेकंड के पश्चात विलुप्त होकर हमें 2 गामा फोटॉन प्राप्त होते हैं। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन से टकराता है तो ये दोनों विलुप्त होकर 2 गामा फोटॉनों को उत्पन्न करते हैं। यह परिघटना युग्म विनाश कहलाता है। पेयर एनिहिलेशन कहलाता है। इस परिघटना में हम देखें कि अभिक्रिया से पूर्व जब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एक दूसरे से टक्कर करते हैं तो इसके पूर्व इनका कुल आवेश, अभिक्रिया से पूर्व कुल आवेश है -E + E अर्थात 0। अभिक्रिया के बाद कुल आवेश 0, क्योंकि फोटॉनों पर आवेश 0 होता है। इस प्रकार अभिक्रिया से पूर्व आवेश 0 और अभिक्रिया के बाद कुल आवेश 0। इस प्रकार देख रहे हैं कि ना तो आवेश उत्पन्न हुआ और ना ही नष्ट हुआ। आवेश संरक्षण नियम का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण युग्म उत्पादन है। युग्म उत्पादन की परिघटना में पेयर प्रोडक्शन, इस परिघटना में जब कोई ऊर्जित गामा फोटॉन किसी पदार्थ पर आरोपित होता है, एक गामा फोटॉन किसी पदार्थ पर आरोपित होता है, किसी भी मटेरियल पर, तो इस मटेरियल के नाभिक द्वारा गामा फोटॉनों का सर्वप्रथम अवशोषण होता है। तत्पश्चात नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन, जिसे बीटा कण भी कहते हैं, और एक पॉजिट्रॉन E+ और एक इलेक्ट्रॉन या बीटा कण उत्सर्जित होता है। इस प्रकार यह परिघटना युग्म उत्पादन कहलाती है और इस परिघटना में भी आवेश संरक्षण नियम बहुत अच्छी तरह लागू होता है। हम देख सकते हैं एक गामा फोटॉन
एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को बना रहा है। यहाँ पर भी पूर्व की स्थिति की भांति गामा फोटॉन का कुल आवेश शून्य होता है और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के आवेशों का कुल योग भी शून्य होता है। साथ ही साथ यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि पेयर प्रोडक्शन के लिए गामा फोटॉन की एनर्जी हमेशा 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होनी चाहिए, अन्यथा पेयर प्रोडक्शन की परिघटना नहीं होगी। आवेश संरक्षण नियम के अन्य उदाहरण आपने पहले से देखे होंगे, जैसे हम सोडियम परमाणु को यदि हम सोडियम आयन में परिवर्तित करें तो इसके लिए हमें सोडियम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता है। तो इस प्रकार सोडियम परमाणु पर नेट आवेश शून्य होता है, जबकि सोडियम आयन पर नेट धनावेश +E और इलेक्ट्रॉन का आवेश -E। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सोडियम परमाणु का आवेश शून्य और आयन बनने के पश्चात भी आवेश +E और -E अर्थात शून्य। इस प्रकार सोडियम आयन के बनने में भी आवेश संरक्षण नियम लागू होता है। इसी प्रकार से आप क्लोराइड आयन के बारे में भी देख सकते हैं। क्लोराइड आयन के लिए जब क्लोरीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड होता है तो हमें क्लोराइड आयन प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया में भी आप देख सकते हैं कि क्लोराइड आयन बनने से पूर्व क्लोरीन परमाणु का आवेश शून्य और इलेक्ट्रॉन का आवेश -E। इस प्रकार से कुल आवेश 0 + -E अर्थात -E और क्लोराइड आयन बनने के पश्चात कुल आवेश -E, क्योंकि क्लोराइड आयन पर एक ऋणावेश होता है। इस प्रकार आवेश न तो उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है, बल्कि एक निकाय से दूसरे निकाय में स्थानांतरित होता है। यही आवेश संरक्षण नियम है। वैद्युत आवेश का अभिलक्षण के इसी क्रम में देखें कि जब कोई आवेश स्थिर होता है तो वह केवल वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, जबकि जब कोई आवेशित कण गतिशील होता है तो उसमें दो स्थितियां हो सकती हैं। यदि कोई आवेशित कण एक समान वेग से गतिशील है तो यह वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, जबकि जब कोई आवेशित कण त्वरित होता है अर्थात समय के साथ इसके वेग में वृद्धि अथवा कमी होती है तो यह वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करता है। यह भी आवेश का एक प्रमुख अभिलक्षण है। इसी प्रकार आवेशन की क्रिया के लिए वैद्युत आवेश का यह गुण है कि हम किसी भी वस्तु को यदि हम आवेशित करना चाहें तो उसे वैद्युत प्रेरण विधि से अथवा घर्षण विधि से अथवा चालन विधि से हम उसे आवेश दे सकते हैं। इस प्रकार हमने वैद्युत आवेश के अनेक गुणों को देखा और आप इन गुणों को वैद्युत आवेश के इन गुणों को जानकर हम आवेश के बारे में और अधिक व्यापक समझ रख सकते हैं। थैंक यू।